तो आज है हमारा लेक्चर 8 एंड आज हम देखने वाले फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे जब तुम लीड कोड करोगे ना उसमें भी तुम्हें प्री डिफाइंड फंक्शन दिए जाएंगे और प्री डिफाइंड इनपुट वैल्यूज़ दी जाएंगी, तुम्हें उसे कंप्लीट करना होगा। तो अभी हमें फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए हमें सीखना। तो फंक्शन को एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँ, मैं पूरी चीज़ तुम्हें अच्छे से सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आज देखते हैं आज हम क्या क्या सीखें। पहले तो व्हाट एंड वाई फंक्शन, फंक्शन की नीड क्यों है, सिंटेक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कॉल स्टैक कैसे काम करता है, आर्गुमेंट, पैरामीटर और रिटर्न टाइप, इनबिल्ट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ये सारी आज हम चीज़ों को सीख रहे होंगे। सबसे पहला आता है इंट्रो टू फंक्शन के। भैया ये बताओ कि फंक्शन होता क्या। तो मैं फंक्शन की ना एक लाइन की डेफिनेशन लिखता हूँ। इट इज द ब्लॉक ऑफ कोड, इट इज द ब्लॉक ऑफ कोड which perform some specific task। मतलब क्या है कि ये क्या एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कोई ना कोई काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। बट सबसे पहले इसको और समझने पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन से ये आता है, व्हाई डू वी नीड फंक्शन की, फंक्शन की हमें ज़रूरत ही क्यों है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक वेरिएबल्स पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, लूप्स पढ़ा, पैटर्न प्रिंटिंग करे, एडवांस पैटर्न प्रिंटिंग के प्रॉब्लम्स करे। तो भैया सारी चीज़ें तो अभी तक हम कर ही रहे हैं और कोड तो हम लिख ही रहे हैं। फिर उस कोड में जब हम सारी चीज़ें कर ही पा रहे हैं, जब हम लिख ही पा रहे हैं, तो फंक्शन की ज़रूरत ही हमें क्यों है। वाई डू वी नीड फंक्शन, फंक्शन की ज़रूरत क्यों। पहले हम वो समझते हैं कि वाई डू वी नीड फंक्शन, कि फंक्शन की हमें ज़रूरत ही क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स अभी तक है जो अभी आ रही है जिसको फंक्शन सॉल्व करेगा, वो हम पहले समझते हैं। तो पहले हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, ये वाली फोल्डर है इसके अंदर अभी तक हम सारा कोड लिख रहे थे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं एंड इसका नाम रखेंगे हम फंक्शंस। तो इसका नाम रखता हूँ मैं फंक्शन, ठीक है। और इसको हम VS कोड के साथ ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड हेयर, अब जो भी आज के क्लास की जो भी कोड होगी सारी इसी वाले फंक्शन फोल्डर के अंदर लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं basics.cpp, वही सारी चीज़ें लिखनी है। फिर से हमें include iostream using namespace std int main। अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि अभी तक प्रॉब्लम क्या। फॉर एग्जांपल मैं कुछ कोड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लो कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है 5 टाइम्स, तो मैं लिखूंगा int I is equal to 1, I less than equal to 5 and 65 नहीं 5, I less than equal to 5 and I plus plus एंड मुझे इसके अंदर सी आउट कराना है अल्फ़ा इंटर्न, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे करवा दिया। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो तुम्हें पता है क्या होगा, 5 टाइम्स अल्फ़ा इंटर्न प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर से मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे फिर से क्या करना, एक और स्ट्रिंग को 5 बार प्रिंट करवाना। इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है सी आउट आयुष एक स्ट्रिंग है, इसे मुझे प्रिंट करवानी है। फिर से मुझे नीड पड़ी कि मुझे एक और स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, एक और स्ट्रिंग क्या करनी है मुझे प्रिंट करवानी है। तो फिर से मैं फॉर लूप लिखूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। इतना टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेस देन इक्वल टू 5 and I प्लस प्लस, here we go। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट काव्या, ठीक है। ये स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करवाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तुम देखोगे I इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो तुम्हें पता है क्या होगा कि ये ENDL हम यहाँ पे सब में लगा देते हैं, ENDL एंड हेयर वी गो ENDL, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है इस कोड में देखना, यहाँ पे क्या हो रही है हर टाइम देखो, लूप तो मेरा सेम ही है, वो I इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, I इज इक्वल टू 1 से लेके 5 टाइम्स ये लूप चल रहा है एंड एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग हम प्रिंट करें। यहाँ पे अल्फा इंटर्न, यहाँ पे आयुष, यहाँ पे काव्या। इस कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रही है। तुम देखना यहाँ पे तुम नोटिस करोगे ये फॉर लूप सेम है, फिर भी ये हर जगह रिपीट हो रहा है।
तो ये भी यहाँ पे रिपीट हो। तो कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कोड के अंदर रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा है, रिपीटेशंस एक पर्टिकुलर लाइन की बहुत ज़्यादा है। रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी रीडेबिलिटी खराब हो रही है, कोड इतना रीडेबल नहीं बन पा रहा। उसके साथ साथ कोड क्या हो रहा है, बल्कि होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर लाइन ही बार बार रिपीट हो रहा है, कोड बल्कि लग रहा है और इतना अच्छा रीडेबल नहीं है। तो अभी जो भी हम कोड कर रहे हैं ना, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कोड अगर कोई पर्टिकुलर लाइन बार बार रिपीट हो रही है तो उसकी रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। रीडेबिलिटी स्पेलिंग देखना, रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। और इसके अंदर क्या है, रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा है, रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है। रिपीटेशन की वजह से कोड बल्कि होता जा रहा है, कोड बल्कि है, ठीक है, और बग्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी तक विदाउट यूजिंग फंक्शन अगर ये चीज़ है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखना सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी के लिए क्या करूँगा, कमेंट आउट करूंगा। अब देखना सेम काम करूंगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे करा ना, ये बार बार कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर, वो मैं सेम काम करूंगा बट फंक्शन का यूज करके करूंगा। एंड देखना वो ये वाली प्रॉब्लम जो कोड रीडेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्कि हो रहा है, वो कितनी अच्छे से सॉल्व हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन बनाता हूँ। अभी फंक्शन का सिंटेक्स हम आगे करेंगे, बस देखते जाना अभी तक, अभी तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मैंने क्या लिखा। मैं एक फंक्शन लगाता हूँ void प्रिंट, एंड इसके अंदर एक हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, स्ट्रिंग नेम नाम का, ठीक है। एंड इसको हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस एंड सी आउट नेम एंड endl, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा। अभी आगे देखेंगे क्या होता है फंक्शन कॉल, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अल्फ़ा इंटॉन एंड यहाँ पे फिर से कर देता हूँ प्रिंट कर दूंगा आयुष प्रिंट काव्या, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखना, अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, काम मेरा क्या होगा, सेम ही होगा। देखना यहाँ पे रन करता हूँ तो देखना अब वही अल्फा इंटर्न प्रिंट होकर आ रहा है, आयुष प्रिंट होकर आ रहा है, फिर काव्या प्रिंट होकर आ रहा है। काम तो मेरा सेम ही आ रहा है, जो यहाँ से हमारा काम था वही काम हमारा वही यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अब क्या है हमारा, पहले देखो यही प्रिंट करवाने के लिए ये लाइंस, फिर ये लाइंस, कोड हमारा कितना बल्कि हो गया था, कितना लंबा हो गया था। अभी देखो बस ये लाइंस लिखी हमने, ये लाइंस लिखी, उसके बाद हमें जो भी प्रिंट करवाना है इसके अंदर हम पास कर दे रहे हैं और हमारा प्रिंट होके आ जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि कोड की रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अब कोड बल्कि नहीं लग रहा, रीडेबल है, बहुत अच्छे से रीडेबल है, हमारा काम हो रहा है, ठीक है। कोड में बग आने के चांसेस बहुत कम है। तो यही हम होता है हमारा फंक्शन, यही क्या होता है हमारा फंक्शन, जो कोड में रीडेबिलिटी होती है उसको इन्हांस करता है, रिपीटेशन को कम करता है, कोड बल्कि नहीं होता, बग्स आने के चांसेस हमारे कम होता है, बिकॉज कोड उतना ज़्यादा बल्कि वहाँ पे नहीं हो रहा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि हमें फंक्शंस की ज़रूरत ही क्यों, व्हाई डू वी नीड फंक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर हमें क्या लिखता हूँ, फंक्शन नेम लिखना होता है, फिर हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है, एंड फिर राउंड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, एंड फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारी क्या होगी, फंक्शन की बॉडी होगी। यहाँ पे क्या होगी, हमारी फंक्शन की बॉडी होगी। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि जो भी हम फंक्शन लिखेंगे वो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करके दे देगी, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके देगी, और वो कुछ भी हो सकता है। वाइड भी हो सकता है, वाइड का मतलब कुछ भी नहीं होगा, एक इंटीजर भी हो सकता है, एक फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है, एक इवन एक वेक्टर भी हो सकता है। वेक्टर हम आगे पढ़ेंगे। तो एक रिटर्न हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न करके वहाँ पे देगा। उसके बाद ये फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। फंक्शन का नाम तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं और इसके अंदर हम इनपुट पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एंड फिर ये फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस होता है, इसको हम इस कर्ली ब्रेसेस को फंक्शन का स्कोप बोलते हैं, फंक्शन स्कोप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, जो भी फंक्शन हमारा काम कर रहा होगा, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा वो हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक फंक्शन बनाया था void प्रिंट एंड इसके बाद हमने यहाँ पे लिखे थे स्ट्रिंग नेम, एंड उसके बाद हमने इसके अंदर लिखा था फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस एंड सी आउट नेम एंड endl।
ये अभी के लिए हमने फंक्शन को बनाया था। तो ये जो हमारा void है, void क्या है हमारा, ये रिटर्न टाइप है। void क्या है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप, मतलब ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। void का मतलब कुछ भी नहीं होता। प्रिंट क्या है, प्रिंट फंक्शन का नाम है, ठीक है। इसके अंदर क्या डालना होता है, एक इनपुट पैरामीटर डालना होता है जो भी हम इनपुट करेंगे। तो उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिया था, नेम नाम का इनपुट हमने डाला था। उसके बाद ये ब्रेसेस यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन की बॉडी डाल दी, जो फंक्शन हमारा जो भी काम कर रहा। तो ये है बेसिक सा फंक्शन का सिंटैक्स। अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, क्या प्रॉब्लम फंक्शन यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं। अभी जो हमने फर्स्ट लेक्चर करा था, आई होप तुम्हें याद होगा, उसके अंदर हमने क्या बताया था तुम्हें, एक सेकेंड इसको मैं सही करता हूँ। उसके अंदर हमने क्या बोला था कि इंट मेन क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा एक फंक्शन है, ये भी क्या हमारा फंक्शन है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा इंट है, इंट क्या है हमारा रिटर्न टाइप, इस फंक्शन से हमें रिटर्न होके क्या मिलेगा। मेन क्या है हमारा, इस फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन का नाम है। और ये क्या हमारा फंक्शन का स्कोप बोलते हैं इसको, स्कोप ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पे क्या है फंक्शन की बॉडी होगी, यहाँ पे क्या होगी, ये फंक्शन की बॉडी होगी। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि ये जो हमने लिखा था, जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, ये क्या हमारा एक मेन फंक्शन है और C++ प्रोग्राम का ये एंट्री पॉइंट यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, फिर ये इनपुट पैरामीटर्स ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और ये हमारा फंक्शन का स्कोप होता है और इसके अंदर फंक्शन की हमारी बॉडी होती है। एक बार आते हैं और बेसिक सा फंक्शन हम एक और बना के देखते हैं। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, एक और फाइल बनाते हैं, यहाँ पे रखते हैं प्रिंट message.cpp, ठीक है। ये करते हैं हम फिर से वही सारी चीज़ें, इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std एंड int main, ठीक है। ये हम बनाते हैं यहाँ पे। तो एक फंक्शन बनाना है जो एक मैसेज प्रिंट करके देगा, बेसिक सा फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, रिटर्न टाइप। तो अभी के लिए void, हमने एक void रिटर्न टाइप लिख दिया एंड उसके बाद मैसेज का नाम लिखना, मतलब फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो हमने लिख दिया मैसेज एंड इसके बाद इसके अंदर कुछ इनपुट पैरामीटर, हम अभी कुछ इनपुट पैरामीटर नहीं डाल रहे, तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हें डालना तो डालो, नहीं डालना है तो छोड़ दो, ठीक है। एंड उसके बाद फंक्शन के स्कोप एंड इसके अंदर लिखेंगे हमारा फंक्शन काम क्या करेगा। तो ये प्रिंट करेगा सी आउट हाई हाई हाई, सी आउट हाई। तो अब हमने यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया, लेकिन अब हमने ये फंक्शन क्रिएट तो कर दिया जिसके अंदर क्या है हमारा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, void, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मैसेज, ठीक है, फंक्शन का नाम है और वो क्या काम कर रहा है, एक हाई प्रिंट करवा रहा है यहाँ पे। अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, अगर मैं रन करता हूँ तो देखना कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा। एक तो फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन हमने बना दिया, उसके बाद फंक्शन को कॉल भी करना होता है। मेन फंक्शन में आगे फंक्शन कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो इस फंक्शन का नाम क्या हमारा मैसेज है, तो यहाँ पे हम आएंगे एंड मैसेज, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे फॉलोज बाय दिस राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन कॉल हो गया। तो अब मैं अगर इसे रन करूँगा, अब देखना, अब मैं जाऊँ तो यहाँ पे हाई प्रिंट होके आ रहा है। तो ये था हमारा बेसिक सा फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। एक बात और याद रखना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो भी फंक्शंस हम लिखते हैं ना, जो भी फंक्शंस हम बनाते हैं, तो अगर हम कोई फंक्शन, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं कोई फंक्शंस बना रहा हूँ तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो उसका रिटर्न टाइप होगा, या तो रिटर्न टाइप नहीं होगा, रिटर्न टाइप नहीं होगा। जैसे कि void हो गया, void का क्या होता है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। जिसका रिटर्न टाइप होगा वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक फ्लोट रिटर्न कर सकता है, या एक बूलियन वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, या क्या रिटर्न कर सकता है, इवन वेक्टर हम आगे पढ़ेंगे वो भी एक क्या कर सकता है, फंक्शन रिटर्न कर सकता है यहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं फंक्शन कॉल स्टैक के बारे में कि फंक्शन कॉल स्टैक। अब यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज़ समझनी चाहिए कि फंक्शन कॉल स्टैक बेसिकली हमें क्या बताएगा, फंक्शन कॉल को ट्रैक करेगा कि फंक्शन अगर मल्टीपल फंक्शन कॉल हो रहे हैं तो उसकी ट्रैकिंग कहाँ से होगी, फंक्शन कॉल स्टैक से होगी। जब हम रिकर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मुझे अच्छे से तुम्हें ना वहाँ पे बहुत यूज़ होगा ये फंक्शन कॉल स्टैक का, तो इसको अच्छे से समझना। तो पहले फंक्शन कॉल स्टैक समझने से पहले हम ये समझते हैं कि स्टैक क्या होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स रखे हैं, पहले मैंने ये प्लेट्स रखी, फिर ये प्लेट्स रखी, फिर ये प्लेट्स रखी, फिर ये प्लेट्स रखी। तो हम क्या करें, एक पाइल्स ऑफ प्लेट क्रिएट करें। सबसे पहले मैंने ये प्लेट्स रखी हैं, फिर उसके ऊपर ये रखा, फिर उसके ऊपर ये रखा, फिर उसके ऊपर ये रखा। अब मान लो तुम्हें क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेट को यहाँ से निकालना है, फॉर एग्जाम्पल इस वाले प्लेट को निकालना है, तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्टली इसे नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली पुल आउट नहीं कर सकते हो इसे। तो सबसे पहले तुम्हें ये निकालने होंगे,
सबसे पहले ये वाली प्लेट निकालनी होगी, फिर ये प्लेट निकालनी होगी, फिर ये निकालनी होगी, फिर ये निकालनी होगी। तो जो सबसे पहले रखा गया है उसको निकाल, वो सबसे बाद में निकलेगा। और ऐसे ऑर्डरिंग को हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो डेटा स्ट्रक्चर इस वाले प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। अभी जब हम आगे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर स्टैक के बहुत सारे 5 से 6 लेक्चर तो हमें मिलेंगे वहाँ पे, बट अभी बेसिक समझो। तो ये होता है हमारा। उसी तरह अगर फंक्शन की बात करूँ तो उसके अंदर भी एक फंक्शन कॉल स्टैक बनता है, एक हमारा फंक्शन कॉल स्टैक बनता है, एक फंक्शन कॉल स्टैक बनता है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शन इसके अंदर आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इसका हम स्टैक बनाऊंगा तो सबसे पहले 1 नंबर की प्लेट आएगी, सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर की प्लेट आएगी, वेट यार, ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर की प्लेट आएगी, फिर दूसरी नंबर की प्लेट आएगी, फिर तीसरी नंबर की प्लेट आएगी, फिर चौथी नंबर की प्लेट आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। तो फंक्शन कॉल स्टैक भी यहाँ पे बन रहा होता है जब मल्टीपल फंक्शंस क्या हो रही होती है, कॉल हो रही होती है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, और इस मेन फंक्शन से क्या हुआ, एक फंक्शन को कॉल लगा, प्रिंट ए नाम के फंक्शन को हमने कॉल लगाई। एंड यहाँ पे प्रिंट ए नाम का फंक्शन है, प्रिंट ए नाम का फंक्शन है, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सी आउट ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन कॉल स्टैक बनाते हैं। तो ये मैंने फंक्शन कॉल स्टैक बना दिया, ठीक है। और हमने क्या सीखा था कि जो भी C++ का प्रोग्राम होता है सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही तुम्हें फंक्शन एग्जीक्यूशन मिले, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, उसको क्या करो, कॉल स्टैक के अंदर उसकी, ये हमारा फंक्शन कॉल स्टैक, तो ये हमारा फंक्शन कॉल स्टैक। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर उस फंक्शन की एंट्री करो। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, मेन डाल देंगे, मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल लगा। तो जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर गए, फिर मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रिंट ए नाम के फंक्शन को कॉल लग रही है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा उसकी क्या करो, एंट्री क्रिएट करो फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर। तो ये हमारा फंक्शन कॉल स्टैक, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, प्रिंट ए नाम के फंक्शन को कॉल होगी। अब यहाँ से इस वाले फंक्शन को कॉल लगेगी, इस वाले फंक्शन के अंदर जाएंगे, और ये क्या काम कर रहा है, सी आउट ए, मतलब ए को प्रिंट कर रहा है। तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। अब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रेसेस आ गए, इसका मतलब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। जैसे इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तुम क्या करो, कॉल स्टैक से इसको बाहर निकालो। तो हमने कॉल स्टैक्स के अंदर से इसे बाहर निकाल दिया। अब रिटर्न होकर कहाँ जाओगे, जहाँ से तुम्हें फंक्शन कॉल लगी थी, कहाँ से लगी थी, इंट मेन फंक्शन। तो इसका भी यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ये भी इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल स्टैक से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे तुम नोटिस करना, जो सबसे पहले जिसको कॉल लगी थी ना, जिस फंक्शन को, वो क्या हो रहा है, लास्ट में यहाँ से आउट हो रहा है, वो लास्ट में यहाँ से खत्म हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शन कॉल स्टैक है। अब थोड़ा और इसमें करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखना, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये हमारा इंट मेन फंक्शन, ठीक है, ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये सी आउट हाई कर रहे हैं, ठीक है, हाई को प्रिंट कर रहा है। एंड यहाँ पे प्रिंट ए नाम के फंक्शन को कॉल लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा void प्रिंट ए, और ये क्या काम कर रहा है, सी आउट ए, एंड यहाँ से फिर एक फंक्शन प्रिंट बी को क्या कर रही है, यहाँ पे कॉल लग रहा है। फिर यहाँ पे हमारा प्रिंट void प्रिंट बी, एंड ये क्या कर रहा है, सी आउट बी, एंड यहाँ से एक और फंक्शन प्रिंट सी को कॉल लग रही है। फिर यहाँ पे हमारा void प्रिंट सी, और ये क्या, प्रिंट सी, और यहाँ पे सी आउट सी, इसको यहाँ पे ये हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन कॉल स्टैक बनाते हैं। तो फंक्शन कॉल स्टैक यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल स्टैक बना दिया, ठीक है। इसका नाम फंक्शन कॉल स्टैक, ठीक है। सबसे पहले C++ प्रोग्राम के अंदर हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसको कॉल लगी, तो कॉल स्टैक के अंदर एक एंट्री क्रिएट करो। तो यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, तो सी आउट हाई, तो आउटपुट के अंदर हमारा क्या आएगा, आउटपुट के अंदर क्या होगा, हाई प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड लाइन पे क्या है हमारी,
प्रिंट ए फंक्शन को कॉल लगी, फिर से यहाँ पे हमें क्या मिला, फंक्शन कॉल मिला। तो जैसे ही फंक्शन कॉल मिलता है उसकी एंट्री क्या करो, फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर उसकी एंट्री क्रिएट करो। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर से एक प्रिंट ए फंक्शन की कॉल लगी यहाँ पे। अब प्रिंट ए फंक्शन पे जाओ, तो हम यहाँ पे आएंगे प्रिंट ए फंक्शन पे। प्रिंट ए फंक्शन क्या काम कर रहा है, सी आउट ए, तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ए प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से क्या हुआ, ये हो गया, फिर इसके बाद प्रिंट बी, फिर से क्या होगा, बी फंक्शन को कॉल लगी। जैसे ही फंक्शन कॉल लगी हमें क्या करना होता है, उसकी एंट्री क्रिएट करनी होती है फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे एक और एंट्री क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे उसका नाम होगा प्रिंट बी, ठीक है, प्रिंट बी। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल लगी, इसकी हमने क्या कर दी, यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर दी। अब फिर यहाँ से ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। अब प्रिंट बी कॉल हो गया, तो ये क्या कर रहा है, सी आउट बी कॉल, सी आउट बी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, बी प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन कॉल है, एक क्या हमारा फंक्शन कॉल है यहाँ पे फिर से। तो ये फंक्शन कॉल है, तो सबसे पहले क्या करो, फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर इसकी एंट्री क्रिएट करो। तो यहाँ पे हम आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सी, प्रिंट सी यहाँ पे हमने, सो यहाँ पे फंक्शन को कॉल लगी। तो फिर यहाँ पे ये आया, यहाँ पे फंक्शन सी को कॉल लगे, प्रिंट सी नाम के फंक्शन को कॉल लगे। इसका काम क्या है, सी आउट सी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, सी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब ये वाली फंक्शन को कॉल लग गई, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कर्ली ब्रेसेस मिल गया। अब ये फंक्शन हमारा खत्म हो गया, इसकी एग्जीक्यूशन खत्म। जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होती है उसको कॉल स्टैक से अंदर से निकालो, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। अब ये वापस किसके पास जाएगा, जहाँ से इसको कॉल लगी होगी। तो इसको कहाँ से कॉल लगी थी, यहाँ पे। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी इसको क्या मिली, कर्ली ब्रेसेस मिली। तो इसकी भी यहाँ से कॉल स्टैक से इसकी भी एंट्री खत्म कर दो, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। फिर ये वापस जाएगा जहाँ से इसको कॉल लगी हुई, इसकी कॉल यहाँ से लगी थी। तो इसका क्या था, प्रिंट है। तो अब इसकी भी क्या कर दो, एग्जीक्यूशन खत्म कर दो, इसका भी एंट्री यहाँ से डिलीट कर दो। फिर से वापस, फिर से ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ से इसको कॉल लगी हुई, इसको यहाँ से कॉल लगी थी। तो इसकी भी क्या कर दो, यहाँ से एग्जीक्यूशन खत्म कर दो। तो इसका भी यहाँ से खत्म हो जाएगा और फाइनली हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारे कैसे फंक्शन कॉल स्टैक यहाँ पे काम करता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। जब हम रिकर्जन करेंगे तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा इसका फंक्शन कॉल स्टैक का। तो आगे बढ़ते हैं हम समझते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। बेसिकली जो भी हम फंक्शन होता है ना, हम जो भी फंक्शंस बना रहे हैं, जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं, उसके अंदर तीन चीज़ें होती है। एक होती है फंक्शन की डिक्लेरेशन, ठीक है, एक होती है फंक्शन की डेफिनेशन, एक होती है हमारी फंक्शन कॉल, ठीक है। तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है फंक्शन की डिक्लेरेशन, एक होती है फंक्शन की डेफिनेशन, एक होती है हमारी फंक्शन कॉल। तो फंक्शन जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बस फंक्शन को बना देते हैं, फंक्शन की बॉडी डिफाइन नहीं करती। फॉर एग्जांपल फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने लिख दिया void प्रिंट और यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने क्या करिए, बस फंक्शन को क्रिएट कर दिया, ना तो फंक्शन की बॉडी डिफाइन करिए, ना हम इसके अंदर हम कुछ बता रहे हैं फंक्शन हमारा काम क्या करे। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे रिटर्न टाइप पे मैं डाल देता हूँ इंट सम, और इसके अंदर हमने बोल दिया कि हम दो इनपुट ले रहे हैं, इंट ए और इंट बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फंक्शन डिक्लेरेशन। हम क्या करें, बस फंक्शन की अब बता देना कि हमारा फंक्शन क्या है और इनपुट पैरामीटर, हम फंक्शन की बॉडी डिफाइन नहीं करें। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। उसी तरह हम आते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने लिखा इंट सम और उसके अंदर दो इंट ए इंट बी, एंड इसके अंदर हम एक और काम करते हैं, हम लिखते हैं सी आउट, पहले एक और इंट डी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सी आउट डी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। हमने क्या करी, फंक्शन को बनाया भी और ये भी डिफाइन करा, पूरी फंक्शन की बॉडी भी डिफाइन करी। हमने बताया कि ये फंक्शन हमारा काम क्या करता है, दो नंबर का हमें सम निकाल के देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेरेशन के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ हम फंक्शन बना दिया, बट ये नहीं बता रहे कि हम फंक्शन क्या काम करें, क्या फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन बनाते हैं एंड उसकी बॉडी भी डिफाइन करते हैं, वो हमारा फंक्शन काम क्या कर रहा है। उसके बाद हमारा था फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता है, मेन फंक्शन के अंदर जाओ, उस फंक्शन का नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन है तो प्रिंट फंक्शन का नाम लिखा और ये लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। तो फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें, डिक्लेरेशन तुम्हें समझ में आ गई, फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई और फंक्शन की
कॉल भी तुम्हें आई होप समझ में आ गई हो। अब एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर, अगर तुम सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर 4 पे अगर तुम कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, लाइन नंबर 4 पे अगर तुम कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि लाइन नंबर 4 से ऊपर क्या होनी चाहिए, तुम्हारी फंक्शन डिक्लेयर होनी चाहिए, फंक्शन बनी होनी चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं होगा तुम लाइन नंबर 4 पे क्या करो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो और तुमने नीचे क्या करा, फंक्शन बना रखा, तो ये हमें क्या कर देगा, एरर देगा। फॉर एग्जांपल अपने VS कोड पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं VS कोड पे। अब देखो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ये जो हमारा फंक्शन है इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं हटाता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को बना देता हूँ। हमने क्या करा, हम अब इसको एक बारी हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये एरर मैसेज, फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। फंक्शन क्या बोला, ये डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे, ये देखना यहाँ पे तुमने फंक्शन को कॉल करा, लाइन नंबर 5 पे तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो और फंक्शन बनाया कहाँ पे तुमने, लाइन नंबर 9 पे बनाया, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, तुम्हें एरर दे रहा है। तो कभी भी तुम फंक्शन कॉल करो तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा जिस भी लाइन पे तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो उससे ऊपर क्या होनी चाहिए, तुम्हारी फंक्शन डिफाइन होनी चाहिए, फंक्शन बनी होनी चाहिए, तभी क्या करेगा वो यहाँ पे तुम्हें एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि भैया मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं वाइड मैसेज और यहाँ पे सी आउट हाई लिखूंगा और मैं यहीं पे फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन कॉल तो मैं यहीं पे करूँगा। तुम यही करना चाहते हो तो इसको एरर को हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हम ऑलरेडी हम बताया कि डिक्लेयर कर, अभी हमने पढ़ा था फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो फंक्शन वाइड लिख दिया और उसके बाद फंक्शन का नाम हमने लिख दिया एंड यहाँ पे हमने ऐसे करके यहाँ पे डाल दिया। अब मैं ऐसे रन करता हूँ तो देखना अब हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाई प्रिंट होके आ रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर तुम नीचे फंक्शन को कॉल कर रहे हो और नहीं, फंक्शन अगर तुमने नीचे बना रखा और फंक्शन को ऊपर तुम कॉल कर रहे हो तो एरर हटाने के लिए तुम्हें क्या करना हो, यहाँ पे फंक्शन को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी इसे हटा दूँ, अब तुम इसे रन करोगे तो ये हमारा क्या कर देगा, एरर देगा, बिकॉज तुम फंक्शन को ऊपर कॉल कर रहे हो और डिक्लेयर तुमने बनाया फंक्शन को नीचे है, तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। आई होप तुम्हें ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग फंक्शन रिटर्न। फंक्शन रिटर्न को हम समझते हैं यहाँ पे। तो इसको पहले हम आते हैं प्रॉब्लम समझते हैं फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आते हैं अपने VS कोड पे, एक मैं न्यू फाइल बनाऊंगा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सम ऑफ 2 num.cpp, ठीक है। वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिर से करेंगे। इंक्लूड IOStream, include IOStream using namespace std int main, ठीक है। यही हम लिखेंगे, हमारा काम हो चुका है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो 2 नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ void, अब ना रिटर्न टाइप को चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, नहीं चलो void ही रखते हैं, void यहाँ पे लिखा सम, void सम। इसके अंदर हम 2 नंबर को एक्सेप्ट करेंगे, int a int b, और ये क्या करेगा, 2 नंबर को एक्सेप्ट करेगा और उन दोनों का एडिशन हमें देगा। तो मैंने लिखा है int c इज इक्वल टू a प्लस b एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया C मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें क्या करना था, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है एंड ये ब्रैकेट लगा के इसके अंदर जो भी, अगर मान लो यहाँ पे 2 इनपुट पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर रहा है, int a और int b, तो 2 हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4,5, ठीक है, 4,5। अब मैं इसे रन करूँगा तो हमारा काम हो जाएगा ये। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखो 9 हमारा प्रिंट होकर यहाँ पे आ रहा है। बट इसके साथ प्रॉब्लम है, इस कोड के साथ एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अभी ये कोड हमने लिखा था, देखो ये कोड हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल कि हमने क्या करा, एक void क्या है हमारा, इसको अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये हमारा है रिटर्न टाइप, ठीक है। सम क्या है, फंक्शन का नाम है और ये इनपुट पैरामीटर्स है और ये इनपुट हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमने जो भेजा 4, तो 4 a में जाएगा और ये 5 b में जाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब देखना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, मान लो ये वाला फंक्शन हमें क्या कर, 2 नंबर्स लेकर 2 का सम कैलकुलेट करके हमें देगा।
तो अगर मैं इसको अभी रन करूँगा 4 और 5 का सम मतलब 9 देगा, 9 ये हमें वैल्यू ला के देगा। बट अगर मान लो मैं ये पूरा कोड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सम फंक्शन को कॉल करा, यहाँ से कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, 9 इसकी वैल्यू मिली। अब आगे मुझे इस 9 वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, यूज़ करना। अभी इस फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो भी 4 भेजा मैंने यहाँ पे और ये 5 भेजा, तो ये क्या कर रहा है, हमारा आउटपुट स्क्रीन पे क्या कर रहा है, इसका सम प्रिंट कर दे रहा है। सम कितना है हमारा 9, तो 9 हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से ये जो सम मिला है ना 9, अगर मुझे आगे कहीं प्रोग्राम में यूज़ करना पड़े इस वैल्यू को, तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बस इसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसे अभी तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि इस वैल्यू को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं आगे, बस प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मान लो आगे मैं और प्रोग्राम लिखता हूँ, ये लिखा। अब मुझे यहाँ पे इस वाले लाइन पे हमें चाहिए कि इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करके दी, जो वैल्यू ला के दी, 9 जो वैल्यू ला के दी, उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमने क्या करा, सिर्फ प्रिंट करवाया। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है रिटर्न कीवर्ड। अब देखना मैं चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी वाले कोड में मैं क्या करूँगा, कुछ चेंजेस करूँगा और फिर देखना हमारा कितने अच्छे से यहाँ पे काम हो जाएगा। तो आते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे आई होप तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, ये वॉइड है, वॉइड क्या फंक्शन का रिटर्न टाइप है, मैं इसे चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट। अब हमारा क्या हो गया कि ये वाला फंक्शन हमें क्या करके देगा, ये वाला फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। और ये सारी चीज़ को मैं हटाता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ रिटर्न a+b। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, रिटर्न a+b हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट c नाम का, और c के अंदर क्या करूँगा, सम, जो भी मैंने फंक्शन कॉल करा, फॉर एग्जांपल अभी के लिए 4 और 5 भेजता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ। तो अब देखना, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ये जो c नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर सम से जो वैल्यू आ रही है उसको हमने क्या करा, इसके अंदर स्टोर करवा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे बस एक ये छूटा हुआ, ठीक है, ये स्टोर करवा दिया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, C करता हूँ, तब जाके क्या होगी, मेरी सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। यहाँ पे 9 अब यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। और हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये जो सम नाम का फंक्शन जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करके दे रहा है ना, वो C के अंदर क्या स्टोर है। अगर मुझे C को कहीं भी यूज़ करना हो तो हम ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, मैं लिखता हूँ इंट, एक d नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इंट d = 6, ठीक है, d = 6। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, cout c+d, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, मैंने क्या लिख दिया, cout c+d। तो अब देखना, अगर मैं अब रन करता हूँ तो देखना 15 आ रहा है। 15 कैसे आया, यहाँ पे 15 कैसे आ रहा है, तो 5 4 कितना होता है 9। यहाँ से क्या वैल्यू, c के अंदर क्या वैल्यू आई 9, और 9 को हमने 6 में ऐड करा तो क्या हो रहा है, 15 प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर ली, सम की वैल्यू स्टोर करवा ली। अब मुझे पूरे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी करना हो, मतलब कुछ भी इस वैल्यू को कहीं भी यूज़ करना हो, तो हम इजीली कर सकते हैं विद दिस रिटर्न। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रिटर्न लिखा इस वजह से। अगर ये रिटर्न नहीं था तो उससे क्या हो रहा था, सिर्फ प्रिंट हो रहा था सम की वैल्यू, जो भी फंक्शन वैल्यू प्रिंट होती, बट उससे आगे हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते। अब देखना, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इंट e = 5, इंट e = 5 एंड इसके बाद मैं कर देता हूँ cout e। मैंने क्या कर दिया, cout e। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना क्या आ रहा है, तो 15 प्रिंट होके आ रहा है। मतलब इस फंक्शन के अंदर मैंने तो ये भी तो लिखा है, इंट e = 5, और e को मैं प्रिंट भी करवा, तब कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा था, अब मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना, यहाँ पे हम एक और काम करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट लाइन भी यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे ENDL भी डाल दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 15 है। अब क्या हो रही है, यहाँ पे e की वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। तो यहाँ से तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी, अगर तुमने रिटर्न कीवर्ड लिख दिया, यहाँ से रिटर्न करवा दी कोई वैल्यू, उसके बाद इसके नीचे तुम कुछ भी करो, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, वो वैल्यू
कंसिडर नहीं की जाएगी, उसका कोई भी काम नहीं होगा, तुम कुछ भी लिख दो। तो जो भी तुम्हें लिखना है रिटर्न से पहले लिखना होगा, एंड जब तुम रिटर्न कर दे रहे हो उसके नीचे तुम कुछ भी लिखो, कोई भी उसका काम नहीं होगा, उसको फंक्शन कंसिडर ही नहीं करेगा। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इंट क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है, ये सम फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू एक्सेप्ट करी है और यहाँ पे फिर हमने काम कर दिया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि रिटर्न कीवर्ड हमने क्यों यूज़ करा, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे। अब हम इनबिल्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं। C++ के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। एक तो हो गया हमारा फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, जिसे हम बनाते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन जो C++ के अंदर ऑलरेडी डिफाइन होता है, हम वो देखते हैं अब वो कौन कौन से होते हैं। अभी 3 फंक्शन के बारे में हम बात करें, एक होगा मैक्स, एक होगा मीन, एक होगा SQRT। मैक्स क्या करेगा, 2 नंबर का हमें मैक्सिमम निकाल के देगा। मीन क्या करेगा, 2 नंबर का मिनिमम निकाल के देगा। और SQRT क्या करेगा, 1 नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकाल के देगा। तो आते हैं अपने VS कोड पे और इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा, इनबिल्ट फंक्शन.cpp। ठीक है, मैंने क्या बनाया, इनबिल्ट फंक्शन.cpp। ठीक है, यहीं पे आता हूँ एंड इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इंट मेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इज इक्वल टू 5 एंड इंट b इज इक्वल टू 66। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिन, और इसको भी मैं क्या करता हूँ मिन ऑफ, इसके अंदर 2 नंबर्स हमें डालने होते हैं। मिन क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो काम क्या करेगा, 2 नंबर का मिनिमम हमें निकाल के देगा। तो अगर मैंने मिन लिखा और इसके अंदर 2 नंबर पास कर दिए, फॉर एग्जांपल a पास कर दिया एंड b पास कर, और b हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक इंट c नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ, मैं स्टोर कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने लिखा सी आउट, उसके बाद मैंने लिखा सी आउट c, और मैं इसको रन करता हूँ, देखना क्या होगा हमारा। मिन की वैल्यू क्या है, a और 66, 2 नंबर्स में मिनिमम कौन सा है, तो 5 है। तो ये हमें क्या कर दिया, 5 प्रिंट करके यहाँ पे दे रहा है। तो 2 नंबर का मिनिमम निकालना, तो मिन फंक्शन हमारा यहाँ पे होता है, जिसके इजीली यूज़ करके हम निकाल देते हैं। उसी भी में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मैक्स, अब ये क्या करेगा, a और b दोनों में से चेक करेगा मैक्सिमम कौन है, और उसी को हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, क्या आ रहा है, 66 आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें मिन और मैक्स फंक्शन समझ में आ गया होगा। और इसी को मैं अभी के लिए कमेंट आउट करता हूँ, और इसी में आते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट c इज इक्वल टू SQRT ऑफ a का क्या करो तुम, स्क्वायर रूट मुझे निकाल के बताओ। तो देखना यहाँ पे एक एरर देगा तुम्हें, आइडेंटिफायर SQRT इज अनडिफाइंड। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा इंक्लूड C मैथ। आई होप तुमने ना ये असाइनमेंट में भी ये सारी क्वेश्चंस एक बार यूज़ करी होगी इस C मैथ की हेडर फाइल को। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे रखता हूँ, यहाँ पे 16 देता हूँ, यहाँ पे 16 देता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं अब इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आ रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या, बिकॉज हमने यहाँ पे देखो, अभी तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो हमने 5 दिया था, तो 5 का स्क्वायर रूट 2 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है, वो तो 4 का होता है। बिकॉज ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, C नाम का एक इंट, जो हमने C नाम का वेरिएबल बना उसका डेटा टाइप क्या हमारा इंटीजर है, तो वो क्या करे, अपने आप फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं से ये हटाऊंगा और डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको डायरेक्टली C आउट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ C आउट SQRT ऑफ a, ये लिखता हूँ। तो अब देखना, अब मेरा कुछ अलग से आंसर आएगा। देखो 2.23607, तो ये होता है हमारा SQRT फंक्शन। आई होप मिनिमम मैक्सिमम SQRT फंक्शन तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अभी के लिए से मैंने 3 ही तुम्हें बताया है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, रिसर्च करना है, इसके अलावा भी कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, गूगल पे जाना, सर्च करना एंड देखना, और इसके अलावा कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन होते हैं C++ के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारा प्रिंट मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। हमें क्या करना है, 3 नंबर लेने हैं एंड तीनों के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो हमें फंक्शन से रिटर्न करना है। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इनबिल्ट मैक्स फंक्शन, जो हमने अभी देखा था, तो उसको हम यूज़ करते हैं। आते हैं हम यहाँ पे VS कोड पे एंड यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे, मैक्स ऑफ 3.cpp। ठीक है, और यहीं से हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करा एंड यहाँ पे इंट मेन हमने कर दिया। हमें क्या करना है, एक
फंक्शन बनाना है जो 3 नंबर का हमें क्या कर देगा, मैक्सिमम हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉइड एंड यहाँ पे इस फंक्शन का नाम देते हैं प्रिंट मैक्स, और इसके अंदर 3 वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, इंट ए, इंट बी एंड इंट सी। 3 नंबर हमने एक्सेप्ट करा और हमें क्या करना है, इन 3 नंबर जो हमने एक्सेप्ट करा है यहाँ पे, इस तीनों को क्या करना है, हमें मैक्सिमम निकाल के देना है हमें, और वो भी हमें इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, ए और बी का क्या करते हैं, मैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, इंट एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। तो हमारा क्या होगा, ए और बी के अंदर जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब देखो मैक्स फंक्शन एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है जो दो ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, तीसरा नहीं कर सकता, इसलिए हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट फाइनल बनाएंगे एंड इंट फाइनल के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से वही मैक्स फंक्शन चलाएंगे। अब इसके अंदर हम मैक्स निकालेंगे किसका, एक्स के अंदर जो वैल्यू आई है वो डालो, इसके अंदर वो डाल दिया, एंड उसके बाद जो हमारा तीसरा वेरिएबल यहाँ पे एक्सेप्ट करे सी, यहाँ पे वो हम डाल देंगे, यहाँ पे डाल दिया मैंने सी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमें जो फाइनल है ये हमें क्या कर देगा, रिटर्न करके यहाँ पे वो दे देगा। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर आएंगे और मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे प्रिंट मैक्स, और इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 वैल्यू को हमें भेजना है। कौन सी वैल्यू को भेजना है हमें, अभी 4, 5, 6 इसके अंदर भेज देते हैं, और इसको एक और चीज़ कर देते हैं, सी आउट फाइनल को हम प्रिंट भी यहाँ पे करवा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे रन करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अगर मैंने इसे रन करा, देखो 6 आ रहा है, तो हमारा क्या है 4, 5, 6, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, हमारा 6 मिल रहा है। अगर मैं इसको हटा के 66 कर देता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो क्या होगा, हमारा 66 यहाँ पे आ जाएगा। सेम मैनर में तुम्हें क्या करना, 3 नंबर का मिनिमम निकालना, जो असाइनमेंट में तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी रॉकेट साइंस में। हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, 3 नंबर का हमें क्या दे रहा है, मैक्सिमम निकाल के हमें दे रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, राइट अ फंक्शन टू चेक इवन और ऑड। मुझे क्या बताना है, कोई भी नंबर इवन है या ऑड है वो बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप तुमने पहले भी करा होगा। तो यहाँ पे आते हैं, इनबिल्ट एक फाइल बनाते हैं, इवन और ऑड डॉट cpp, ये बनाया, एंड वहाँ पे सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इंट मेन लिखा, एंड यहाँ पे अपना काम करना शुरू करते हैं। तो इसका भी रिटर्न टाइप को बस ये बताएगा, तो मैंने वॉइड डाल दिया, वॉइड इवन ऑड, इसका नाम रख देते हैं इवन ऑड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे जो हमें क्या बताएगा, ये क्या इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें इफ़ कंडीशन लगाना है। ठीक है, इफ़ क्या करना, एन को चेक करना है, एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा इवन नंबर है। तो सी आउट कर देंगे, सी आउट इट्स अ इवन नंबर, इट्स अ इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स के अंदर हम क्या डाल देंगे, सी आउट इट्स अ ऑड नंबर, सी आउट इट्स अ ऑड नंबर। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा। अब मेन फंक्शन के अंदर आना और इस फंक्शन को कॉल कर लेना। फंक्शन का नाम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक नंबर पास ऑन करना है, तो 9 हम यहाँ पे क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे कॉल करते हैं, तो क्या है, इट्स अ ऑड नंबर, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे 9 को क्या कर देता हूँ और 4 कर देता हूँ, अब इसे रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इट्स अ इवन नंबर। तो हमारा ये अच्छे से काम कर रहा है। आई होप बहुत ईजी है, तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। अब हम स्कोप के बारे में समझते हैं, स्कोप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे स्कोप डॉट cpp। अब हम स्कोप के बारे में समझते हैं कि स्कोप हमारा होता क्या है। यहाँ पे आते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी, एंड हेयर वी गो स्कोप डॉट cpp। यहाँ पे हमने डाला इंट मेन, एंड इसके अंदर हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो
अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं कुछ भी, void यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, ऐसा ही बनाते हैं int add। मैंने एक int add नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं int a और एक int b एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। इसके अंदर एक और बनाते हैं int c इज इक्वल टू हम कर देते हैं a प्लस b हमने कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न c। हमने क्या रख दिया यहाँ पे, रिटर्न c रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ, int a इज इक्वल a नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं int m इज इक्वल टू ऐड वाले फंक्शन को कॉल करा एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया 4 और 5 पास कर देता हूँ। अगर मैं इसे रन करूँगा तो देखना हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सी आउट भी करना पड़ेगा इसको, सी आउट m को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं अब इसे करता हूँ तो यहाँ पे 9 अच्छा खासा आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया int c नाम का, यहाँ पे वेरिएबल, अगर मैं उसको यहाँ पे करता हूँ int, यहाँ पे सी आउट करता हूँ, सी आउट सी, तो यहाँ पे देखना ये हमें एरर देगा। अब हमने वेरिएबल कहाँ बनाया, इस वाले फंक्शन के अंदर बनाया, लेकिन उसको हम एक्सेस करने की कहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम मेन वाले फंक्शन के अंदर। तो अब मैं इसे रन करूँगा, देखना ये हमें यहाँ पे एरर देगा कि डज नॉट अ नेम टाइप, कि ऐसा नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैंने इस वाले फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करा है तो इसी वाले फंक्शन के अंदर हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज ये लोकली प्रेजेंट है। इसी वाले फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, यहाँ पे लोकल वेरिएबल बोला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, int c इज इक्वल टू 5। हमने क्या बना लिया, int c इज इक्वल टू यहाँ पे 5। और यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट सी। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सी आउट सी लिख दिया। अब मैं इसे अभी के लिए इन दोनों को मैं कमेंट आउट करूँगा। यहाँ पे आते हैं और इसको मैं अभी के लिए रन करता हूँ, ठीक है। तो देखना 5 प्रिंट होके यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने देखा सी नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, सी नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया, तो इसको मैं मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी, अभी के लिए मैं रिटर्न यहाँ पे डी कर देता हूँ और a प्लस बी प्लस यहाँ पे कर देता हूँ a प्लस बी प्लस सी, मैंने यहाँ पे सी कर दिया। और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डी कर देता हूँ एंड a प्लस बी प्लस सी कर दिया और रिटर्न कर दिया डी। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाले को हटाता हूँ एंड मैं इसे रन करता हूँ, देखना हमारे पास क्या आंसर आता है। इसको भी मैं हटाता हूँ अभी के लिए, ठीक है, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। 14 कैसे आ रहा है वो देखते हैं। हमने यहाँ से क्या बचा, 4 और 5 भेजा, तो 4 और 5 कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी करके क्या होगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। अब 9 में जो यहाँ पे 9 आया, 9 में हम क्या करें, c को भी ऐड करें, तो c की वैल्यू कितनी है, 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखो अब मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल क्रिएट करा, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर भी हम यूज़ कर पा रहे हैं और इस वाले फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ऊपर मैंने कर दिया और कहीं भी हम इसे क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन है तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमने अब देख लिया कि स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम करते हैं फाइंड सम अप टू n। हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना जो अप टू n हमें क्या कर देगा, सम निकाल के देगा वहाँ पे। तो आते हैं यहाँ पे VS कोड पे आते हैं और इसको करते हैं, ठीक है। ये एक न्यू फाइल बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा सम अप टू n डॉट cpp, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चीज़ों को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हो गया हमारा int main। तो अब हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि उसके अंदर कोई भी n नंबर इनपुट देंगे और पूरा सम कैलकुलेट करके देगा। तो void सम एंड इसके अंदर हम एक
इनपुट एक्सेप्ट करेंगे इंट एन नाम का और इसको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आई होप ये प्रोग्राम तुमने करा होगा। तो मैं फिर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंट सम नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर अभी के लिए मैंने क्या कर दिया 0 अभी इसके अंदर डाल दिया। फिर एक फॉर लूप चलाऊंगा इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक चलाऊंगा एंड इसको मैं क्या करूँगा सम प्लस इक्वल टू आई। तुम क्या करो यहाँ पे सम के अंदर ऐड कर दो और यहाँ पे कर दो सी आउट सम, सी आउट क्या कर दो यहाँ पे सम कर दो। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैंने सम नाम का फंक्शन कॉल करा और इसके अंदर एक वैल्यू जानी है, तो मैंने अभी के लिए 10 पास कर दिया। तो 1 से लेकर 10 तक का क्या करेगा ये हमें सम निकाल के दे देगा। तो इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा सम को यहीं पे प्रिंट करवा दें, यहाँ प्रिंट नहीं करवाना होगा, ये लूप के बाहर हमें क्या करने से सम को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी आउट सम। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो 55 यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है, जो कि एकदम सही है। तो ये भी एक बेसिक सा फंक्शन था जो क्या आएगा अप टू एन क्या करा हमें सम कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे दे दे रहा है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वाइप टू नंबर्स, हमें देखना है कि दो नंबर्स को हम स्वैप कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इससे हम एक और प्रॉब्लम को यहाँ पे नोटिस करेंगे, उसको हम आने वाले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। अब वो देखते जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ swipe.cpp। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको हटाते हैं एक सेकेंड के लिए और कहीं से यहीं से हम क्या करते हैं इसको कंट्रोल C करते हैं एंड swipe.cpp में इसके अंदर क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड हेयर वी गो इंट मेन यहाँ पे करा मैंने एंड यहाँ पे चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे करने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे पहले, फिर हम इसको करेंगे। यहाँ पे आता हूँ और इसको रखता हूँ एड्रेस address.cpp। पहले इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे आता है इंट मेन। ठीक है, ये हम करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ समझाऊंगा उसे ध्यान से समझना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आते हैं और एक हम नॉर्मल सा फंक्शन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया, इसका मान लेते हैं इसका रिटर्न टाइप इंट है। ठीक है, इंट कुछ भी नाम रख सकते हैं, इंट हाई। ठीक है, हाई नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ दो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक तो इंट एक्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इंट वाई, दो वैल्यू को यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे तुम देखना मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा सिंपल मैं करूँगा सी आउट, या इसको मैं वॉइड ही कर देता हूँ, प्रिंट ही करवा लेंगे यहाँ पे वॉइड। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और सी आउट करूँगा, सी आउट एड्रेस ऑफ एक्स इनसाइड हाई फंक्शन, इनसाइड हाई फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। एंड यहाँ पे करूँगा एंड एक्स यहाँ पे मैं कर दूंगा। अब सेम लाइन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से कंट्रोल C, अभी देखते जाना तुमने सब समझ में आएगा। यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ एड्रेस ऑफ y इनसाइड हाई फंक्शन और एंड y। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये मेन फंक्शन के अंदर आता है और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इंट y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और सी आउट यही करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से एंड यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ एड्रेस ऑफ x इनसाइड मेन फंक्शन एंड यहाँ पे। और इस पूरे को एक बार कॉपी करता हूँ कंट्रोल C एंड हेयर वी गो कंट्रोल V एड्रेस ऑफ y इनसाइड मेन फंक्शन एंड y। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारी जो ये हाई फंक्शन बनाया इसे मैं कॉल करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या करा हाई फंक्शन को कॉल करा एंड हाई फंक्शन के अंदर मैं क्या कर दूँगा x और y भेज दूँगा। x, y को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसके अंदर भेज दिया। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सा है, कुछ भी मैंने नहीं करा। यहाँ पे हाई नहीं है, HII है। ठीक है, यहाँ पे मैंने भेज दिया।
तो यहाँ पे देखो, मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने y नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमने एंड x लिखा है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो x का एड्रेस होगा वो हमें प्रिंट करके देगा। मेमोरी के अंदर इसने जो भी इस एड्रेस जहाँ पे भी स्टोर होगा उसका एड्रेस हमें प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स बनाए, पहले मैंने उसके एड्रेस प्रिंट करवा लिए, फिर इसी x को, इसी y को मैंने इस फंक्शन के अंदर भेजा एंड यहाँ पे मैंने उसे एक्सेप्ट किया। और इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, तो ये जो हमने यहाँ पे इंट x बनाया और जो हमने यहाँ पे इंट y बनाया, उसका एड्रेस मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखना, मैं अगर रन करता हूँ तो क्या होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ENDL भी ले लेता हूँ तो मैं अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी मैं आता हूँ, एक ENDL ले लेता हूँ और यहाँ पे भी हम आते हैं और एक ENDL ले लेते हैं, नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ। बेटा भाई देखो यहाँ पे वेट, लगता है कहीं पे दिक्कत आई है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक ENDL ले लेते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखना है यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी प्रिंट कर देते हैं सो वो अच्छे से आएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखते हैं हमारा क्या होता है, ठीक है। देखना, एड्रेस ऑफ इनसाइड मेन फंक्शन, ये जो था पहले मेन फंक्शन, यहाँ पे जो मेन फंक्शन के अंदर हमने x बनाया और मेन फंक्शन के हमने जो हम इसके अंदर जो हमने y बनाया, उसका एड्रेस देखना, ये कुछ है और ये कुछ है, ठीक है। और अब मैंने जो यहाँ पे ये वैल्यू इंट x और इंट y बनाई है, ये जो हमने दो वेरिएबल्स बनाया, इसका एड्रेस देखना, इसका एड्रेस कुछ और है और इसका एड्रेस कुछ और है। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो यहाँ पे x बनाया और मैंने जो यहाँ पे y बनाया, इन दोनों का एड्रेस अलग है। और इसी x y को जब मैं हाई फंक्शन के अंदर भेज रहा हूँ और यहाँ पे जो मैंने x बनाया और यहाँ पे जो मैंने y बनाया, इन दोनों का एड्रेस अलग है। इससे हमें क्या समझ में आता है, यहाँ देखना, इससे हमें क्या समझ में आता है वो देखना कि हमने क्या करा, यहाँ पे मान लो हमने कोई वाइट टाइप का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने इंट x और इंट y बनाया और यहाँ पे ये कुछ काम हो रहा है। मेन फंक्शन था हमारा, इंट मेन फंक्शन था, हमने क्या करा, इसके अंदर इंट x बनाया, मतलब 2 दे दिया, और इंट y बनाया 5 दे दिया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो भी हमारा इस फंक्शन का नाम है, फॉर एग्जांपल हाई नाम था, हमने क्या करा, हाई फंक्शन को कॉल करा एंड इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, x और y को पास कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक x नाम का डब्बा बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, एक y नाम का डब्बा बनेगा मेन फंक्शन। इसका एड्रेस मान लो कुछ है x 200 और इसका एड्रेस है y 200, ठीक है। अब यही x और y को जब मैंने यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे क्या होगा, एक x का डब्बा बनेगा, एक y का डब्बा बनेगा। अब तुम्हें क्या लग रहा होगा अभी तक कि हमने ये जो x और y है यहाँ पे बनाए और इस x y को भेजा तो यही x और y यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो x और y है ये क्या है, एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये एक यही x और y नहीं है, ये दूसरा x और y, यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसका कुछ अपना अलग से एड्रेस आ रहा है। तो ये बात हमें समझनी है कि जो हम यहाँ पे भेज रहे हैं ना x और y, ये x और y यहाँ का है और x y यहाँ का है, और यहाँ जो x और y बनाई, ये x और y अलग अलग है, ये सेम नहीं है। बस अभी के लिए इतना समझो, क्या है नहीं है वो आगे हम पढ़ेंगे, जब पॉइंटर का लेक्चर आएगा तो इसको अच्छे से देखेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे समझ तुम्हें ये आ गया। अब ये कैसे पता चला, तो हमने ये प्रोग्राम करा, दोनों का एड्रेस प्रिंट करके देखा तो यहाँ पे ये चीज़ अलग अलग आ रही है। अब हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे, किधर गया, हम कहाँ थे, swipe.cpp, यहाँ पे था। हमें क्या करना है, दो नंबर को स्वैप करना है। और इसके अंदर एक चीज़ हमें करना है कि हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ करके करना है, एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ करना है, एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। उसको करके हमें यहाँ पे काम करना है। तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं कि दो नंबर को स्वैप करना और एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ करके हमें करना है। तो पहले हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट इज इक्वल टू 5 और इंट बी इज इक्वल टू 6। तो ये हमने दो वेरिएबल्स बना लिए और इसके अंदर हमने वैल्यू भी असाइन कर दिया 5 और 6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को स्वैप करना है। तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे, इंट टेम्प। अब इंट टेम्प इज इक्वल टू ए के अंदर, टेम्प के अंदर हम क्या ए की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इंट टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। ये हमने कर दिया। ये करते ही क्या हो गया, हमारी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और ए की वैल्यू हम बताते हैं, सी आउट ए,
की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो देखना क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हमने 5 डाली है, लेकिन अगर ए की वैल्यू हम प्रिंट करें तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या, हमारी वैल्यू स्वैप हो चुकी है। अगर उसी तरह सी आउट बी करता हूँ, बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे 6 प्रिंट नहीं होगा, कितना हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि ये वैल्यू स्वैप हो चुकी है। तो यहाँ पे आते हैं और फिर से रन करते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 5 होगा, बट बी की वैल्यू कितनी है हमारे 6 है। तो आई होप तुम्हें समझ में होगा, सिंपल सा कोड है, आई होप तुम्हें पहले से भी आता होगा 2 नंबर को स्वैप कैसे करेंगे। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ पे आएगा, हमें क्या करना है, ऐसे कोड ना लिख के हमें क्या करना है, इसका फंक्शन बनाना है। इसका क्या करना है, हमें फंक्शन बनाना है। अब देखते हैं, अब फंक्शन जब हम बनाएंगे वहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। तो अब ना हम इसका फंक्शन बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड, एक ऐसा फंक्शन बना जो 2 नंबर को स्वैप करे। मैंने लिखा वॉइड स्वाइप स्वाइप, और इसके अंदर हम 2 वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अब यही करेगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली सा ये कोड उठाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल पी हमने कर दिया। वही करा है, इंट ए इज इक्वल टू 5, ये इंट बी इज इक्वल टू 6, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको तो हम बाहर से भेजेंगे। इंट टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टेम्प। इसको याद करना तो याद ही कर लो यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करा, हमने लिखा स्वाइप, हमने क्या लिखा स्वाइप, और स्वाइप के अंदर हमने 2 वैल्यू डाल दी। क्या क्या वैल्यू डाली, 4,5। हमने क्या डाला यहाँ पे 4,5 डाला। एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली ना भेजिए, हम क्या करते हैं एक वेरिएबल ही बना लेते हैं। तो इंट ए इज इक्वल टू 5 और इंट बी इज इक्वल टू 6, हमने 2 वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर ए और बी यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ए और बी हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो अब हम अगर सी आउट करते हैं, सी आउट क्या करते हैं, अगर ए की वैल्यू सी आउट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, उसके बाद बी की वैल्यू 6 है, उसके बाद हमने स्वाइप फंक्शन चलाया। स्वाइप फंक्शन हमारा क्या बनेगा, इन दोनों वैल्यू को आपस में स्वैप कर देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, ए की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं और अब हम इसे रन करते हैं, देखना क्या होता है। ए की वैल्यू 5 स्वैप हुई क्या, ए की वैल्यू पहले भी 5 थी अब भी 5 है, नहीं स्वैप नहीं हो रही है। ठीक है, अब फिर से हम रन करते हैं, यहाँ पे देखना, इसको हम हटाते हैं, सेलेक्ट हो गया, फिर से रन करते हैं। अब सी आउट बी करते हैं, बी की वैल्यू एक बार प्रिंट करके, बी की वैल्यू कितनी है 6, अगर स्वैप होना चाहिए तो कितना होना चाहिए 5 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अब मैं फिर से रन करता हूँ तो देखो 6 ही प्रिंट हो रहा है। मतलब ये वाला फंक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है, ये जो फंक्शन हमने लिखा है स्वैप का फंक्शन, ये हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, अगर मैं एक छोटी सी चेंज करता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे एंड का सिंबल लगा दिया और यहाँ पे भी एंड का सिंबल लगा दिया, अब देखना अब ये काम करना स्टार्ट करेगा। अब मैं रन करता हूँ तो देखो हमने क्या प्रिंट करवाया है, हमने b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाई और b की वैल्यू है कितनी 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ रहा है 5, जो कि a की वैल्यू। तो ये अब जाके काम कर रहा है, लेकिन ये मैंने क्या लगा दिया, ये जो हमने लगाया ये क्या लगा दिया। अब इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पॉइंटर्स कर रहे होंगे, पॉइंटर्स इन C++, उसके अंदर हम समझेंगे ये क्या मैंने लगाया और क्या चीज़ें यहाँ पे हुई और ये कैसे काम करे। इसको हम मिस्ट्री को क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंटर के लेक्चर में। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब तुम्हें क्या करना है, हमारे वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करना है, असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट हमारा क्लास होगा पॉइंटर्स का, जिसके अंदर मज़ा आ जाएगा तुम्हें, वो पॉइंटर्स की क्लास तुम्हें करनी है। आई होप तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।